विद इन द सेल आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पीडीएच कॉम्प्लेक्स। इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, अब हम उसमें नहीं जा रहे बिकॉज हमने इन डिटेल देख लिया कि किस तरह से आपका जो पायरोवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है और दिस इज एक्चुअली अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीसीए साइकिल का जो पहला इंटरमीडिएट है ऑक्सैलोएसीटेट, इसके साथ उसकी कंडेंसेशन होगी। इसे कंडेंसेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एंड पे हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट है उस पर ये 2 कार्बन ऐड हो जाते हैं। सो जब आपके पास प्रोडक्ट आती है पहले स्टेप की, दिस प्रोडक्ट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। सो पहला जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज सिट्रेट। सो टीसीए साइकिल में अब हमने उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को देखना है वन बाय वन, जिन रिएक्शंस की मदद से आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, NADH एंड FADH2 को प्रोड्यूस करेगा। सो पहला जो साइकिल है, इसे साइकिल क्यों कहते हैं ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी। इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं ये तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, कि हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट आती है इस केमिकल रिएक्शन की उसमें 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई हम इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल। सो अगर हम इसके पहले केमिकल रिएक्शन को देख लें जस्ट फॉर फ्लो कि हम लोग ओवरऑल जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शन है हमको एक साथ लेके चले, तो पहला आपके पास जो इंटरमीडिएट है या जो सबस्ट्रेट है दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और सेकंड जो आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट है दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड द नेम ऑफ दिस 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसीटेट। अगर इस ऑक्सैलोएसीटेट का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि इसके पास आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है 4 कार्बन कंपाउंड्स में, एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और दोनों टर्मिनल्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं और सेंट्रल पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल। सो 1 2 3 एंड 4। ये रिएक्शन एक्चुअली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन में हम कहते हैं ना कि आपके पास जो है वो दो ग्रुप्स कंडेंस करते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक्चुअली आपका जो रिएक्टिव सेंटर है दिस इज मिथाइल ग्रुप, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। इस थायोएस्टर में ये वाला ग्रुप और आपके पास जो ऑक्सैलोएसीटेट में जो ग्रुप है दिस इज कार्बोनाइल। सो दीज आर द 2 कार्बन एटम, कार्बोनाइल कार्बन एंड मिथाइल कार्बन, जिनके दरमियान कंडेंसेशन होगी। और इस कंडेंसेशन रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, नेम ऑफ दिस एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज। इस सिट्रेट सिंथेज की 2 डोमेन्स होती हैं, एक डोमेन पे ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करता है और एक डोमेन के ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है और उसके बाद इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, फाइनल प्रोडक्ट आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, सिट्रेट। एक पॉकेट में आपका एक सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है और दूसरी पॉकेट में दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, इनके दरमियान किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन आपका जो ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए है, हमने ये चीज तो देख ली कि उनके दरमियान किस किस पोजीशन के ऊपर बॉन्ड बनेगा, लेकिन आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो आपका ये जो ईस्टर बॉन्ड है, ये जो थायोएस्टर बॉन्ड है, ये भी ब्रेक होगा। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे जो कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है, कोएंजाइम ए SH, इसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपका ये वाला जो ग्रुप है कोएंजाइम ए का ग्रुप, ये क्या होगा, रिलीज होगा। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन का पोटेंशियल हो और यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन का पोटेंशियल डेवलप हो। सो बॉन्ड बनाने के लिए आपका ये जो कार्बन एटम है ये अपना एक बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इसमें हाइड्रोलिसिस यूज हो रही है, इट मींस कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा इस केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। सो हम इसकी प्रोडक्ट को देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड है। सो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर कि आपके पास यहाँ पे दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप और ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है ना, तो यहाँ पे जो सेकंड बॉन्ड है वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ।
अगेन आपके पास जो ग्रुप्स हैं अगर हम उनको देखें CH2 एंड दिस ग्रुप विल रिमेन सेम। कार्बन के पास जो एक बॉन्ड का भी पोटेंशियल है, ऑक्सीजन ने तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली ना बॉन्ड ब्रेकेज के बाद, कार्बन ने यहाँ पे जो बॉन्ड बनाना है वो बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास ये वाला मिथाइल। सो यहाँ पे आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड हो, इट मींस कि यहाँ से आपके पास एक एडिशनल प्रोटॉन रिलीज हुआ है, यहाँ से भी तो प्रोटॉन रिलीज हुआ है ना। सो इधर से रिलीज होने वाला प्रोटॉन एक्चुअली आपके यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है। इसके अलावा जो वाटर की तरफ से आने वाला प्रोटॉन होगा वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके कोएंजाइम ए का जो सल्फर है इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे जो थायोएस्टर बॉन्ड था वो ब्रेक होगा और थायोएस्टर बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद आपके पास ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट विल मेक अ बॉन्ड विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ऑक्सैलोएस्टेट और जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट आएगी दिस प्रोडक्ट विल बी सिट्रेट। सिट्रेट के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसके स्ट्रक्चर में आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ना। सो ये पहला इंटरमीडिएट है TCA साइकिल का जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आप इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हो। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने एक और बात डिस्कस की थी कि जो पहला एंजाइम है जो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, ये सिर्फ उस केस में ये केमिकल रिएक्शन करवाएगा जब आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट प्रेजेंट हो। यानी अगर ऑक्सैलोएसिटेट किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी कंसंट्रेशन कम है तो कंडेंसेशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बिकॉज एक्चुअली इस एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके पास 2 डोमेन्स हैं। पहली डोमेन जिसके साथ आके ऑक्सैलोएसिटेट बाइंड करता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को अटैच करवाने में हेल्प करती है। यानी जब ऑक्सैलोएसिटेट अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में आपकी जो सेकंड डोमेन है, सेकंड डोमेन की कंफर्मेशन ऐसी नहीं है जिसमें जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सैलोएसिटेट आके बाइंड करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट की बाइंडिंग के बाद आपकी जो सेकंड डोमेन है व्हिच इज स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल डोमेन, इसमें कंफर्मेशनल चेंज आएगा और कंफर्मेशनल चेंज आने के बाद अब ये उस फॉर्म में आया जिस फॉर्म में ये इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इट मींस कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट जितना मर्जी एसिटाइल कोएंजाइम में हो वो ऑक्सैलोएसिटेट के साथ कंडेंस नहीं हो सकता बिकॉज़ ये एंजाइम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और इस पर्टिकुलर कंडेंसेशन को मैंने कहा था कि दिस इज द टाइप ऑफ क्लेजियन कंडेंसेशन। क्या होती है क्लेजियन कंडेंसेशन? यस, आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका कार्बन और दूसरी तरफ आपका कोई ईस्टर जो है इसका कार्बन अगर आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे होते हैं तो इस कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? क्लेजियन कंडेंसेशन। द बॉन्ड बिटवीन द मिथाइल ग्रुप ऑफ ईस्टर एंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एनी ग्रुप, उसको आप क्या कहोगे? क्लेजियन कंडेंसेशन। आपके पास है सेकंड स्टेप जिसमें सिट्रेट यूज होगा और सिट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। सो पहला आपका जो TCA साइकिल का रिएक्शन है दिस इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो, इसलिए लिख देते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इनटू सिट्रेट। और ये केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज और इसमें अकेला ऑक्सैलोएसिटेट इन्वॉल्व नहीं है बल्कि कौन सा दूसरा कंपोनेंट है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। अब साथ साथ आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है और वाटर इसमें क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। सेकंड आपके पास सिट्रेट अवेलेबल है और सिट्रेट ने किस में कन्वर्ट होना है? आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना क्यों जरूरी है इसको भी हम अभी देख लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट और आपके पास जो सेकंड एंजाइम है TCA साइकिल का, दिस एंजाइम इज अकोनिटेज जिसने सिट्रेट को किस में कन्वर्ट करना है? आइसोसिट्रेट। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज होगा अकोनिटेज, ये एक आइसोमेरेज है जो कि सिट्रेट को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाना जरूरी था। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट ना होता तो जब एल्डोलेज में रिएक्ट करना था, कार्बन 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करना था, तो आपके पास सिर्फ एक यूजफुल प्रोडक्ट आनी थी। जबकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के बाद जब आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया तो उस केस में आपके पास दोनों ऐसी प्रोडक्ट्स आई जो कि ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकती हैं। ठीक है, सो उस केस में आइसोमराइजेशन का फायदा हुआ ना। यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कराना आगे वाले केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। सो लेट्स सी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है और वो किस तरह से सिट्रेट को इसकी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। सो पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सिट्रेट एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लाइक अगर आपके पास इस तरह से आप इसको देखते हो 2 3 4 5, सो फर्स्ट कार्बन एटम इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड इज मिथाइलिन, थर्ड आपके पास OH है एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। सो आपके पास थर्ड कार्बन एटम के ऊपर एक ब्रांच पॉइंट अवेलेबल है इसके स्ट्रक्चर में। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो थर्ड पोजीशन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और बाकी जो दो कार्बोक्साइल ग्रुप्स हैं वो टर्मिनस पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपका अकोनिटेज एंजाइम जो है वो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। अगर मैं सिट्रेट के स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख लूं, ये जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं और सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे डाउनवर्ड लिख लेते हैं, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी भी ये सिट्रेट है ना, सिर्फ मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयंस की पोजीशन को हाईलाइट करना चाह रही हूँ। सो आपके पास जो एंजाइम अकोनिटेज एंजाइम है, ये आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस करवाता किस तरह से है, इसका जो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस है ये रिमूवल एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होता है। एडिशन ऑफ वाटर, यानी इस अकोनिटेज के एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि सिट्रेट के OH को एक्सेप्ट करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, वाटर को पहले रिमूव कराएंगे, उसके बाद ऑपोजिट पोजीशन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो एंजाइम का जो कैटालिटिक एनवायरनमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें प्रेजेंट ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एंजाइम अकोनिटेज है ये क्या करता है, सिट्रेट से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा। दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज ये वाटर को ऐड भी करवा सकता है। ठीक है, सो पहले स्टेप में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को हम ट्रेस करें कि कौन से ग्रुप्स ने यहाँ पे किस किस्म का जो है वो आयनिक स्पीशीज डोनेट की है, सो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी और एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं वेस्ट नहीं हुआ, ये अभी कहाँ पे है, एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट है। अकोनिटेज, जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ से कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक, लाइक आप यहाँ पे देखें 1 2 3 एक बॉन्ड ब्रेक हो गया ना जो पहले OH के साथ था, और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 एक बॉन्ड जो पहले हाइड्रोजन के साथ था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये इंटरमीडिएट भी अभी आपके पास एंजाइम पे ही पड़ा है। सो आपका जो इंटरमीडिएट है और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दोनों इस टाइम क्या है, एंजाइम के साथ जो है वो बॉन्ड है। इस इंटरमीडिएट को आप कहते हो सिस अकोनिटेज। The intermediate which is present on the surface of aconitase और इसमें जो डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन है ये क्या है, सिस। नेक्स्ट आपके पास दोबारा से यही एंजाइम वर्क करेगा और अब जो वाटर मॉलिक्यूल इसने लिया था, रिलीज कराया था, उसको वापस ऐड करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि रिवर्सिबल एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस टाइम वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी,
एडिशन होगी और ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ये उसी स्ट्रक्चर में से पहले रिलीज हुआ था और अब वापस इसमें क्या आ रहा है, ऐड हो रहा है। सो दोबारा से हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जिस कार्बन एटम के पास पहले हाइड्रोजन थी वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और जहां पे पहले हाइड्रोक्साइल ग्रुप था वहां पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। सो दिस इज आइसोसिट्रेट। सिट्रेट तो नहीं है ना, पोजीशन चेंज है ना, दिस इज आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सिट्रेट। सो इसको आप क्या कहोगे, आइसोसिट्रेट। इसकी सिग्निफिकेंस हम बाद में देखते हैं, लेकिन हमें ये चीज समझ में आ गई कि ओके जो सेकंड केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल एडिशन और रिमूवल होती है वाटर मॉलिक्यूल की। इट मींस देयर इज नो नेट प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ वाटर। वही वाटर है जो यहाँ से रिलीज हुआ और वही वाटर वहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इस केस में आपका जो सेकंड एंजाइम है दिस इज अकोनिटेज और इसकी नेचर क्या है, आइसोमेरेज। अकोनिटेज एंजाइम के बारे में मैंने एक चीज डिस्कस की थी जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट की तो उसमें हम देखेंगे कि ये वो एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट में कुछ आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं। ये आयरन सल्फर सेंटर्स जो है ये बड़े आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी ये आपके जो केमिकल रिएक्शंस है ना उसमें जैसे हम कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट में आप हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहां पे आपके पास आयरन प्रेजेंट है, इसी तरह से सल्फर भी जो है आयरन और सल्फर का जो सेंटर है ये केमिकल रिएक्शन या कैटालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और आपके पास अकोनिटेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट में आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एनीमिक हैं, आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है तो तीसरे साइकिल का एक एंजाइम भी इफेक्ट होगा और वो एंजाइम कौन सा है, अकोनिटेज, ठीक है। सो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी या पर्सन एनीमिक होगा तो आपका जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं हो सकता और आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द टीसीएस एक्सेस। लेट्स सी कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। आपका ये जो आइसोसिट्रेट यहाँ पे बना है फाइनली ये अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगा। So the third step is the production of alpha ketoglutarate. So अब हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आइसोसिट्रेट। थर्ड स्टेप टीसीएस साइकिल का वो पहला स्टेप है जिसमें आपके पास एक डीहाइड्रोजिनेज आ गया। इससे पहले कोई ऐसा डीहाइड्रोजिनेज नहीं था। सो ये वो पहला स्टेप है जिसमें NADH प्रोड्यूस होंगे। सो आपके पास नाउ देयर इज एन एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि आइसोसिट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है और एक NADH को किस में कन्वर्ट करता है, NAD+ को किस में कन्वर्ट करता है, NADH+ प्रोटॉन। यानी ये आपका एक पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक रिड्यूस इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। इससे पहले कहीं पे NADH नहीं ना बना टीसीएस साइकिल में। सो थर्ड स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपके पास एक NADH प्रोड्यूस होगा। अब हम इस स्टेप को देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में यूज होने वाला एंजाइम एक्चुअली किन इंटरमीडिएट्स के थ्रू फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि आपके पास एक्चुअली ये जो आइसोसिट्रेट है, इस आइसोसिट्रेट के ऊपर जो पहला एंजाइम वर्क करना है, एक्चुअली एक एंजाइम है लेकिन इस एंजाइम ने डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपको इस मैकेनिज्म को अचीव करना है। इट मींस कि आपके पास मल्टीपल इंटरमीडिएट्स जो स्टेजेस हैं वो बने। सो पहले स्टेप के अंदर होता क्या है, यू हैव एन एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनके जो कोएंजाइम्स हैं वो NAD+ भी हो सकता है और NADP भी हो सकता है। अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऐसा एंजाइम नहीं देखा जो कि NAD+ के अलावा NADP को भी यूज कर सकता है। हमने सारे एंजाइम्स ऐसे ही देखे हैं, लाइक अगर आप ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की बात करो,
आप पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करो तो इन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करो, इन सब एंजाइम्स की जो कोएंजाइम रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, NAD+। लेकिन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इसकी एक्चुअली दो फॉर्म्स है, दो आइसोजाइम्स है। ये NAD+ को भी यूज करता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइक कुछ बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट्स के अंदर इसका एक ऐसा आइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि NAD+ की बजाय किसको यूज करता है, NADP। ये आप ये ऑब्जर्व करो कि हम न्यूक्लियोटाइड्स में आगे जाके जब डिस्कस करेंगे ना तब मैं बताऊंगी कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, लेकिन ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं है। TCA साइकिल में यूज होने वाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज NAD+ को यूज करता है, ठीक है। लेकिन वी हैव एन अदर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जिसकी सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी कोएंजाइम रिक्वायरमेंट क्या है, NAD+। तो अभी हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, NAD+। और ये इसको रिड्यूस करता है किसमें, NADH+ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि ये आपके सबस्ट्रेट में से, आइसोसिट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज कराता होगा। किसी स्पीशीज को उसने ऑक्सीडाइज किया है तो इसको रिड्यूस कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो यूज होने वाला मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन यहाँ से यूज हो रहा है एंड द सेकंड हाइड्रोजन इज दिस वन। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म में यूज होंगे किसको रिड्यूस करने में, NAD+ को किसमें, NADH। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी सेकंड कार्बन एटम linked with hydrogen, sorry third, and then final। यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था ना प्रीवियसली। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा इट मींस के कार्बन यहाँ पे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव हो गया, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मैं डाउनवर्ड कर लूं और कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से। सिर्फ मैं ये चीज चाह रही हूँ कि जैसा आप लोगों को उधर नजर आ रहा है उसी पैटर्न के ऊपर मैं बता दूं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वही स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ मैंने पोजीशंस को चेंज किया। पोजीशंस को चेंज करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जैसे वहां पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप उसी को इसके साथ कंपेयर कर सको, ग्रुप्स की ओरिएंटेशन ऊपर नीचे हो सकती है। लाइक आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो इसके बॉन्ड्स हैं ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा कार्बोनाइल। अब आपका जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो पहले आइसोसिट्रेट को पकड़ता है और इसके इस कार्बन एटम से जो फोर्थ कार्बन एटम है वहां से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करा के NAD+ को दे देते हैं, यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो पीछे आपके पास ग्रुप बचा है उसको ये अपने साथ एक अटैच मैंगनीज कोफैक्टर के थ्रू लिंक करता है, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट में देयर इज अ मैंगनीज, और ये मैंगनीज क्या करेगा, बिकॉज इसके ऊपर +2 का चार्ज है, इट मींस कि ये दो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है। सो यहाँ से ये आपका एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरी तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों इसके साथ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। इट मींस कि आपके एंजाइम ने इस इंटरमीडिएट को फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं किया, बल्कि उसने उससे अपने कोफैक्टर के साथ क्या कर लिया, एक्टिव साइट के साथ अटैच कर लिया। अब असल में मैंगनीज के साथ इन दोनों ग्रुप्स का अटैच होना एक दूसरे केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। जैसे ही मैंगनीज यहाँ पे इन दोनों नेगेटिवली चार्ज या दोनों आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स हैं उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, तो आपका ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका जो आप कह लेंगे जो लीविंग ग्रुप है ये एज अ लीविंग ग्रुप बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप बन जाएगा। किस तरह से, बिकॉज ये जो आपके पास ऑक्सीजन है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो कार्बन के मुकाबले में क्या था, ज्यादा था। दूसरी तरफ आपके पास मैंगनीज है जिसने इनके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका मतलब है कि कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से विथड्रॉ होके किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, मैंगनीज की तरफ। सो एक्चुअली यहाँ पे मैंगनीज का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दिस इज गिविंग अ इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉल इफेक्ट, यानी आपके ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स का उतना होल्ड देगा। अगर ऑक्सीजन से मजीद इलेक्ट्रॉन मैग्नीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हो रही है वो बॉन्ड को क्या कर सकती है, वीक कर सकती है ना। सो उस बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ से यहाँ, बिकॉज इस केस में इस कार्बोनाइल आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये एक न्यूक्लियोफाइल। सो इस बॉन्ड को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो विथड्रॉ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना शुरू कर देता है ताकि डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। और जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करना शुरू होंगे, ये ग्रुप एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर मैग्नीज इन दोनों ग्रुप्स के साथ अट्रैक्ट ना करती, इनके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ना बनाती, तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ से रिलीज नहीं होना था। सो अब आप नेक्स्ट इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ कि सेकंड स्टेप में, दिस इज स्टेप 1, और सेकंड स्टेप में आपके पास अगेन यही एंजाइम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, और इस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज करवाने के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, और थर्ड पे आप कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। क्या है वहां पे, नहीं है ना, इसका मतलब है ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और यहाँ पे आपके पास कौन सा ग्रुप है, सिर्फ हाइड्रोजन। देन यू हैव दिस कार्बन, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन। सो ओवरऑल अगर आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये चीज देखते हो कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद आपके इस ग्रुप में बॉन्ड फॉर्मेशन का पोटेंशियल आ गया, लेकिन इस कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर तो यहाँ पे भी बॉन्ड का पोटेंशियल होता तो इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन इस केस में आपका सिर्फ ये अकेला कार्बन एटम है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर के अंदर पूरे ग्रुप्स जो है वो क्या है, अपने स्टेबल स्टेट में है। सो इस केस में ये क्या करेगा, मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज अटैच हो जाएगी, एक एडिशनल हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? सो इस केस में जो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आई है, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इस कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू 69 पॉइंट्स आए, यानी अब आपका जो फोर्थ है, फोर्थ स्टेप, उसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट में किसमें कन्वर्ट होना है, 69 कोएंजाइम में। इट मींस कि यहाँ पे थोड़े से कोएंजाइम ए भी ऐड हो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कोएंजाइम ए नहीं है ना, सो इस केमिकल रिएक्शन में कोएंजाइम ए भी इन्वॉल्व हो। इज इट क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से 69 कोएंजाइम ए का बनना अगेन एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम होगा, दिस एंजाइम विल बी अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, और इसमें भी क्या करना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, व्हिच मींस एक तरफ तो इसमें NAD+ को NADH में कन्वर्ट करना है, NAD+ को किसमें कन्वर्ट करना है, NADH में प्लस प्रोटॉन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को क्या करना है, रिलीज करना है, और कोएंजाइम ए को यूज करेगा। बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर में अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कोएंजाइम ए नहीं था, लेकिन आप इसमें कोएंजाइम ए क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो अगर इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं,
इसके केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि here enzyme will be alpha keto glutarate dehydrogenase, और इस एंजाइम में यूज करना है कोएंजाइम ASH को। अगर कोएंजाइम ASH यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोबारा से थायोस्टर बन सकता है। इससे पहले हम लोगों ने पीडीएच कॉम्प्लेक्स में कोएंजाइम A को यूज होते हुए देखा था ना, तो वहां पे भी कौन सा बॉन्ड बना था? थायोस्टर बॉन्ड बना था। तो दोबारा यहाँ पे भी थायोस्टर बॉन्ड बनने के चांसेस हैं, हम देखते हैं कि वो बॉन्ड बनता है। और इसके साथ ये जो है वो NAD+ को किस में कन्वर्ट करता है? NADH में प्लस प्रोटॉन, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि स्ट्रक्चर में से एक कार्बन डाइऑक्साइड में भी रिलीज होना है, स्ट्रक्चर में से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में भी रिलीज होना है, और उसमें किस चीज की एडिशन होनी है? कोएंजाइम A। तो ये सारे के सारे काम किस एंजाइम ने करने हैं? अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एक्चुअली पीडीएच कॉम्प्लेक्स जैसे, दिस इज सिमिलर टू पीडीएच कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि इससे पहले हमने पीडीएच कॉम्प्लेक्स में भी देखा था ना, कोएंजाइम A यूज होता था, NAD+ NADH में कन्वर्ट होता था, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता था। इसका मतलब है कि इसमें भी वही कोफैक्टर्स और वही मैकेनिज्म होगा। सो इसलिए इस एंजाइम को भी अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, बिकॉज जस्ट लाइक द पीडीएच कॉम्प्लेक्स इसकी भी 3 डोमेन्स हैं। इसमें भी टीपीपी लिपोएट और एफएडी 3 डोमेन्स के साथ अटैच है, और इसमें भी जो आपके पास ये 3 ग्रुप्स हैं ये क्या होंगे? कंज्यूम होंगे। सो जस्ट लाइक द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज भी उसी मैकेनिज्म के थ्रू केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? कैटालाइज करेगा। अगर आप लोग को पीडीएच कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन याद हो तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक तरफ पायरुवेट होती थी, और ये कार्बन वहां से रिलीज होता था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पीछे जो आपके पास ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट था, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है वो कोएंजाइम में अटैच होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसी मैकेनिज्म के ऊपर आपके इस केमिकल रिएक्शन में भी चलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप है जिसके साथ आके कोएंजाइम A का SH अटैच होगा, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ से रिलीज होगा, बिकॉज पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराया था व्हिच वाज एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल। सो यहाँ पे आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। पीछे जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा उसमें ये वाला कार्बन एटम है जिसके साथ कोएंजाइम A जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो कोएंजाइम A का जो SH ग्रुप है उसका सल्फर इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद हम इसे कंपेयर करते हैं कि क्या ये ईस्टर है या नहीं। इसको मैं CH2 ही लिख रही हूँ, and here is a sulfur coenzyme A। ऐसे ही अटैच होगा ना, क्या इसको हम थायोस्टर कह सकते हैं? दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। थायोस्टर बॉन्ड को हमने कहा था कि ऐसा ईस्टर बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन की जगह क्या चीज प्रेजेंट होती है? सल्फर। और ईस्टर बॉन्ड की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ईस्टर बॉन्ड में आपके पास एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है विद ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड बनाती है विद द अदर कार्बन एटम। ओके, यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, और थर्ड पे ये अटैच होती है विद द सिंगल बॉन्ड टू एनी अदर ऑक्सीजन। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट हो तो इस ईस्टर को आप क्या कहोगे? थायोस्टर। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन की बजाय किसके साथ बॉन्ड है?
सल्फर के साथ। सो दिस लिंकेज इज ईस्टर लिंकेज, जहां पे ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रही है विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बना रही है विद अदर कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड बना रही है विद दिस सल्फर। सो दिस ईस्टर इज एक्चुअली थायोईस्टर बॉन्ड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के केस में आपके पास ये दूसरा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। सो टीसीएस साइकिल में अभी तक कितने रिएक्शंस में ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुई है? उन सब रिएक्शंस में जिनमें डीहाइड्रोजनेसेस यूज हुए थे। पहला डीहाइड्रोजनेस थर्ड स्टेप में यूज हुआ है आइसोसेपरेट डीहाइड्रोजनेस, और दूसरा डीहाइड्रोजनेस फोर्थ स्टेप में यूज हुआ है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस। और अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस एक्चुअली पीडीएच कॉम्प्लेक्स की तरह का है। ये उसी मैकेनिज्म के थ्रू केमिकल रिएक्शन कैटेगराइज करवाता है। इसको अल्फा क्यों कहते हैं? अल्फा किसको? अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसमें आपके पास जैसे मैंने बताया था ना कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं ये हमारे पास डिपेंड करती हैं एनोमेरिक फॉर्म के ऊपर, कि समटाइम्स किसी सॉल्यूशन के अंदर आपका कोई ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जो कि कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन किसी खास केमिकल रिएक्शन में वो कायरलिटी शो करता है। सो उस बेस पे हम उसको अल्फा और बीटा क्लासिफिकेशन में डेसिग्नेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास जो ग्रुप्स हैं उसमें ये जो ग्रुप्स है कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन एटम, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपके पास जो दो फॉर्म्स आती हैं उसमें एक अल्फा और दूसरी बीटा फॉर्म होती है। आप इसमें इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास जो एरोमेरिक फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक द एरोमेरिक फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उन रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिए थे, लेकिन जो एनोमेरिज्म का प्रोसेस है, जो अल्फा ब्यूटा रोटेशन और अल्फा बीटा फॉर्म्स का वो ये प्रोसेस शो करते हैं। Okay, next is the conversion of succinyl coenzyme A to succinate। यानी आपके पास जो है वो अभी तक 4 केमिकल रिएक्शंस हो गए और अब हम 5th केमिकल रिएक्शन देखने लगे हैं जिसमें succinyl coenzyme A में यूज होना है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से ये बात शायद 2 से 3 दफा डिस्कस की है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई थायोईस्टर प्रोड्यूस होती है, आपने बायोएनर्जेटिक्स में भी पढ़ी होगी कि थायोईस्टर्स की एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से भी ज्यादा पढ़ा था ना, जिसमें आपने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को भी देखा था और इसके अलावा आपने फॉस्फोइनोल पायरोवेट को भी देखा था। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई थायोईस्टर बनता है तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप उस थायोईस्टर से निकलने वाली एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। सो इस केमिकल रिएक्शन में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही थायोईस्टर बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में इस थायोईस्टर की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हुए एक एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेगा। सो आपका 5th स्टेप टीसीए साइकिल का ऐसा साइकिल है जिसमें आपके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर आपके पास जो है क्या चीज यूज हो रही है, सेकंड में कोई चीज जो है वो यूज नहीं हुई क्योंकि वाटर की एडिशन और रिमूवल उसी मॉलिक्यूल में से हुई है। थर्ड में आपने देखा है कि डी कार्बोक्सिलेशन हुई है और NADH बना है। फोर्थ में भी यही है और इसके साथ साथ कोएंजाइम ए यूज हुआ है। जो कोएंजाइम ए 4th स्टेप में यूज हुआ है एक्चुअली उसने आपके पास एक थायोईस्टर बना दिया। तो अब इस थायोईस्टर की चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, सो इसकी जो हाइड्रोलिसिस होगी उससे निकलने वाली एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होगी बल्कि वो एक एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हो जाएगी। सो 5th स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, एक्चुअली जीटीपी बनता है और बाद में ये जीटीपी किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है। सो कौन सा एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो succinyl coenzyme A synthetase is an enzyme। कौन सा एंजाइम है? succinyl coenzyme A synthetase। सिंथेज और सिंथेटेज में मैं भी डिफरेंस बता देती हूँ। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके पास succinyl coenzyme A में ये जो आपके पास है ईस्टर बॉन्ड है, इस ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराएगा। एनर्जी ईस्टर बॉन्ड में है ना, इसका मतलब है कि अगर ये एंजाइम ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराने लगा है तो उस हाइड्रोलिसिस से रिलीज होने वाली एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए बल्कि वो एनर्जी फौरी तौर पे किसी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन में यूज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा ट्राइफॉस्फेट वो कौन सा होगा, जीटीपी।
और अगर ये हाइड्रोलिसिस करा रहा है, एक्चुअली आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं है बल्कि फॉस्फोरोलाइसिस होगी। हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बल्कि फॉस्फोरोलाइसिस होगी। और फॉस्फोरोलाइसिस हमने पहले पढ़ा था ना कि ये वो मैकेनिज्म है जिससे बॉन्ड की एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट नहीं होती बल्कि ये एनर्जी को क्या कर देता है, कुछ हद तक कंजर्व कर देता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड की क्लीवेज है वो वाटर की प्रेजेंस में नहीं होगी बल्कि किसकी प्रेजेंस में होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में होगी। सो दिस इज नॉट अ हाइड्रोलिसिस, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फॉस्फोरोलाइसिस। और इस फॉस्फोरोलाइसिस की वजह से आपका जो कोएंजाइम ए यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो कोएंजाइम ए जो कि प्रीवियस स्टेप में ऐड हो रहा था अब वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास, दिस इज CH2 ग्रुप एंड देन यू हैव अनदर मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस इज द ईस्टर बॉन्ड जो कि यहाँ पे ब्रेक होगा। इस केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना ना, इट मींस कि यहाँ पे कोएंजाइम ए जो अटैच था अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कोएंजाइम ए एसएच और यहाँ पे क्या चीज अटैच हो जाएगी, ए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ से आया है, दो जगह के ऊपर अटैच हो रहा है ना। चलो यहाँ पे जो आपके पास ये वाला जो ग्रुप अटैच हो रहा है, सॉरी दिस इज हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल तो यूज हो रहा है, यूज हो रहा है या नहीं। देखिए जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका यहाँ पे जो सल्फर था इसमें भी बॉन्ड का पोटेंशियल है, यहाँ पे भी बॉन्ड का पोटेंशियल है। इस केस में जो बॉन्ड का पोटेंशियल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए OH ग्रुप अटैच हुआ है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, हाइड्रोजन अटैच हुआ है। इट मींस कि पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम तो हो रहा है, फिर मैंने इसे हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा, बिकॉज बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहा। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा, लेकिन उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। अगर बुक में हाइड्रोलिसिस का वर्ड लिखा भी होगा तो आपने इस चीज को देखना है कि वो हाइड्रोलिसिस एक्चुअली पायरोलिसिस फॉस्फोरोलाइसिस के मैकेनिज्म से हुई है और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, ऐड हुआ है, उसने इन बॉन्ड्स को स्टेबलाइज किया। और इस कंपाउंड के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा, फिर वो यहाँ से रिमूव होकर GDP के पास होगा। बिल्कुल, उसका मैकेनिज्म भी मैं आप बताने लगी हूँ। यहाँ तक मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, पहले आप लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्सैलोएसीटेट की कंडेंसेशन देखी और सिट्रेट फॉर्मेशन देखी। अगर आप ऑक्सैलोएसीटेट के बेसिक स्ट्रक्चर को ही देखोगे ना, उस स्ट्रक्चर को ही आप एक दफा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आगे वाले केमिकल रिएक्शंस की सिर्फ नेचर देखो और आपको खुद ही वो स्ट्रक्चर जो है वो समझ आते जाएंगे। सिर्फ एक ऑक्सैलोएसीटेट के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए आप इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आइसोसिट्रेट सिट्रेट जब बन जाएगा तो आइसोसिट्रेट में सिर्फ जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है उस पे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होनी है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में आपके पास जो एंड वाला कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज होना है और 2 हाइड्रोजन रिलीज होने हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में आपके पास अगेन 2 हाइड्रोजन रिलीज होने और कोएंजाइम ए में अटैच हो जाए हैं और फाइनली जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा तो ये ईस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा और उसकी जगह कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो दिस इज एक्चुअली अ सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेस का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं और उसके बाद मैं सक्सिनेट से जो बाकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरह से चलते हैं इस चीज को बताती हूँ। ये अगर आप लोग स्लाइड से थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोगों को समझ में आएगी। उसके बाद मैं बोर्ड पे भी बता देती हूँ कि एक्चुअली हमारे पास, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस, अभी तो मैंने ये बताया कि सिंथेस और सिंथेस में क्या डिफरेंस है। सिंथेस सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस की जो एक्टिव साइट है उसमें हिस्टीडीन प्रेजेंट है। ये एंजाइम है और ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है जिसकी एक्टिव साइट में कौन सा अमीनो एसिड है, हिस्टीडीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट करता है तो सबस्ट्रेट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जिसमें आपके पास ये ईस्टर बॉन्ड है जिसको इसने ब्रेक कर दिया।
ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये मीडियम से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पिक करेगा और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ पे अटैच करा देगा और कोएंजाइम ए को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी पहले आपकी इस एंजाइम के साथ आगे सबस्ट्रेट बाइंड करेगी और सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड करेगी मीडियम से एक फॉस्फेट ग्रुप आके कोएंजाइम ए को रिलीज कर देगा और उसकी जगह यहाँ पे अटैच होगा। ऐसे है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस सबस्ट्रेट की बजाय हिस्टीडीन को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी एंजाइम आपकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएगा और सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करा के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। यानी फॉस्फेट ग्रुप ने क्या किया, हायर स्टेट आपका यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होने के बाद फौरी तौर पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया ताकि इस बॉन्ड की एनर्जी के वेस्ट ना हो। उसके बाद उस फॉस्फेट ग्रुप ने उस एनर्जी को लिया और वो हिस्टीडीन में चला गया और आपके पास प्रोडक्ट रिलीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप के पास प्रेजेंट है वो जीडीपी को ट्रांसफर हो जाएगी और आपका जीडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी कि आपके पास जो एंजाइम है वो किस तरह से अपनी जो एक्टिव साइट के रेजिड्यूज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए सबस्ट्रेट की मॉडिफिकेशन करते हैं, सबस्ट्रेट को रिलीज करते हैं और बाद में आपके पास जो है वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो जीटीपी की प्रोडक्शन में भी जो फॉस्फेट ग्रुप था वो एंजाइम ने कहीं रिलीज नहीं किया, मीडियम में उसको डिफ्यूज नहीं होने दिया, बल्कि उसने हिस्टीडीन के साथ उसे अटैच करा लिया और जब उसके पास जीडीपी आएगी तो वो जीडीपी के ऊपर उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सो फाइनली इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस से निकलने वाली एनर्जी आपके पास यहाँ पे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड में सेव हो जाएगी, जीडीपी में सेव हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज the chemical mechanism of succinyl coenzyme synthetase. What is the difference between synthetase and synthase? ये आप लोग थोड़ा सा खुद भी सर्च कीजिएगा। synthase ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन तो करवाते हैं, यानी कोई चीज बनाएंगे तो सही, जैसे हमने अभी सिक्रेट सिंथेज देखा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, कंडेंसेशन हुई है, लेकिन उस कंडेंसेशन में एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना तो एटीपी कंज्यूम हुआ है ना एटीपी प्रोड्यूस हुआ। अगर किसी कंडेंसेशन रिएक्शन में कंडेंसेशन के साथ साथ एटीपी की इन्वॉल्वमेंट भी हो, कंजप्शन या यूटिलाइजेशन, तो इस सिंथेज को आप क्या कहते हैं, सिंथेटेज। यानी जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप किसी एंजाइम के साथ सिंथेटेज का वर्ड देखेंगे इट मींस कि या तो उसमें एटीपी यूज हो रहा है या उसमें एटीपी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर सिंपल सिंथेज है तो इट मींस कि उसमें एनर्जी का रोल नहीं है, उसमें एटीपी प्रोडक्शन या कंजप्शन जो है ये नहीं है।